दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत गंभीर मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सबको ये मालूम है कि पिछले 2 सालों से चीन जो है धीरे धीरे भारत की ज़मीन को कब्जाता जा रहा है। पहले डोकलाम के अंदर उन्होंने कब्जा किया और इस साल 8 मई से खबरें लगातार आ रही हैं कि चीन गलवान घाटी के अंदर भारतीय ज़मीन पे कब्जा करता जा रहा है। मोटे तौर पे ये सब लोग कह रहे हैं करीब 1000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन, हिंदुस्तान की ज़मीन चीन ने कब्जा रखी है। और 15 जून का वाकया हम सबको मालूम है, जब दर्जनों भारतीय सैनिकों को बेरहमी से कील लगे हुए डंडों से पीट पीट के मौत के घाट उतारा गया। ना सिर्फ जवान थे बल्कि फौज के आला अफसरों को इस तरह से पीट के मारा गया। आज ये समय आ गया है जब हम सब लोग देश के बारे में सोचें। मैं नरेंद्र मोदी का समर्थक हूं, मैं अरविंद केजरीवाल का समर्थक हूं, मैं राहुल गांधी का समर्थक हूं। इस चश्मे को उतार के सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचें। जिस वक्त चीन हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन से कटोरा लेके भीख मांग रहे थे। ये बहुत शर्म की बात है हम सब लोगों के लिए। 15 जून को हमारे सैनिक मारे गए और रोज अस्पताल के अंदर से खबर आ रही थी एक और सैनिक सीरियस है, एक और अफसर सीरियस है, चीन जाने की तैयार नहीं है। 15 जून को सैनिक मारे गए और 19 जून को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चीन से $750 मिलियन का लोन लिया, मतलब 5521 करोड़ रुपए का लोन लिया। उसके कुछ दिनों बाद दूसरा लोन लिया गया और दोनों लोन मिलाकर उसकी कीमत है 1350 मिलियन $, जिसको अगर रुपयों में देखें, हिंदुस्तानी रुपयों में 9202 करोड़ रुपए। अब मैं बहुत साधारण बात करना चाहता हूं। हमने बहुत पुरानी पूरब और पश्चिम, पुकार, इस तरीके की मनोज कुमार जी के ज़माने की फिल्में देखते थे और देखते थे जिसका घर बर्बाद करना हो, जिस खानदान को तहस नहस करना हो, तो उस गांव का जो चालाक साहूकार होता था वो कहता था इसका जो नालायक बेटा है ना, उसको उधार देंगे, उसको उधार देंगे और उसको उधार देने की आदत डाल देंगे। धीरे धीरे सारी जमीन खानदान की वो नालायक बेटा जो है साहूकार के पास रख छोड़ेगा। और चीन की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है ये। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो हजारों आर्टिकल्स इसके ऊपर मिल जाएंगे। कूटनीतिक, स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज ऑफ चाइना, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ चाइना के अंदर सबसे बड़ा उनका जो शस्त्र है वो मिलिट्री नहीं है, वो है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। मतलब कर्ज के अंदर आप छोटे छोटे देशों को इस तरह से आप उनको फंसा लेते हैं कि फिर वो आपके सारे मिलिट्री स्ट्रैटेजिक जो भी आपके फैसले होते हैं उसके आगे वो सर झुका देते हैं। और ये एक दो नहीं, सैकड़ों इस तरीके के आर्टिकल्स हैं। मैं सब लोगों को जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होंगे, जो लोग नरेंद्र मोदी जी को भगवान मानते होंगे, उन सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी गूगल पे डाल के देखिएगा कि उसके बारे में क्या आता है। विकिपीडिया के अंदर मैं आपकी उसको डेफिनेशन बता रहा हूं, हिंदी में बता रहा हूं सबकी सहायता के लिए। चीन की एक नई कूटनीति है जिसके जरिए चीन पहले छोटे छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कर्ज देता है, उन्हें अपना कर्जदार बनाता है, फिर बाद में उसकी संपत्ति को अपना कब्जा कर लेता है।
चीन कर्ज के जाल में दुनिया के देशों को फंसाता जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया भर की जीडीपी का करीब 6% के बराबर कर्ज चीन ने दूसरे देशों को दिया है। और जिस कर्ज की बात मैं आपसे कर रहा हूं उसका नाम है AII बैंक। और इस बैंक को बनाने की मंशा जी जिनपिंग की बहुत पुरानी थी। 2013 में उन्होंने इस बैंक को बनाने की मंशा की थी, जिसके अंदर चाइना का स्टेक सबसे ज़्यादा है। और 2016 में भारत इस चीज़ को मान गया और 2016 जनवरी में इस बैंक की स्थापना की गई। और ये बैंक चाइना ने डिक्लेयर किया है कि ये बैंक के द्वारा और अन्य चीनी बैंकों के द्वारा चाइना भारत के अंदर इस साल 3 खरब US डॉलर का निवेश करना चाहता है, उधार देना चाहता है, $3 बिलियन का। चाइना भारत के अंदर रेल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, रोड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। चेन्नई के अंदर पेरिफेरल रोड प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। मुंबई मेट्रो में इन्वेस्ट कर रहा है। हरियाणा बाईपास लेन में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब तमाम देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, उधार दे रहा है हमको। और ऐसे कई देश हैं जिनको उधार देके चाइना ने उन देशों में मनमानी की है। एक बहुत सरल उदाहरण है श्रीलंका का, जहां पे बंदरगाह और हवाई अड्डा बनाने के लिए चीन ने उधार दिया। उस उधार को देने की शर्तें इतनी टेढ़ी थी कि श्रीलंका उस उधार को वापस नहीं कर पाया। और आज चीन का कब्जा है उनके बंदरगाह और उनके हवाई अड्डे पे, जिसके कारण भारत, जापान और अमेरिका तक को रात को नींद आनी बंद हो गई कि अब चीन जब चाहे अपने देश के अलावा श्रीलंका के एयर बेसिस को भी, नेवल बेसिस को भी युद्ध के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत गंभीर बात है। इसी तरीके से चीन ने पाकिस्तान, मलेशिया, मालदीव्स, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और बहुत कुछ ही दिनों पहले लाओस के अंदर चीन ने लाओस जैसे एक देश को घुटने टिकाए थे। इसी तरीके से चीन ने लाओस को उधार दिया था, वो उधार वापस नहीं कर पाया। और ये मैं आपको एक बेहद राष्ट्रवादी चैनल की खबर बता रहा हूं, जी न्यूज, जिन्होंने खुद राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होके यह आर्टिकल छापा है कि कैसे लाओस ने चीनी पैसा इस्तेमाल किया और आज लाओस की पावर ग्रिड चीन के कब्जे में है। आप सोचिए, अगर देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चीन के कब्जे में होंगे तो हम क्या बचेंगे। और चीन इसी तरीके से, आप देखिए, नेपाल आज हमारी बात नहीं मानता हिंदुस्तान की, नेपाल आज चीन की बात मानता है, क्योंकि चीन ने नेपाल को कर्ज में डिबो रखा है। भूटान हमारी बात नहीं मानता, बांग्लादेश हमारा दोस्त नहीं है, पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। ये सब अब चीन के इसलिए दोस्त हैं क्योंकि चीन के आगे इन सब ने घुटने टेक दिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुझे बहुत दुख है क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो कुछ साल रहेंगे फिर चले जाएंगे, मगर देश को बेच के चले जाएंगे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच के चले जाएंगे। मैं सब भाजपा के लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये वक्त किसी व्यक्ति से मोहब्बत करने का नहीं है। आप देश से मोहब्बत करो, देश की सरजमीन से मोहब्बत करो, भारत माता से मोहब्बत करो। आज हमारे प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं के नाम पे देश को चीन के हाथ बेच रहे हैं। और ये जो उधार लिया गया है प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजना के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए इतना बड़ा उधार देश के ऊपर थोपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है क्या? जी। इससे अलग है शिक्षा से पकड़ जुड़ा हो तो पहले आप पेरेंट्स एसोसिएशन ने ये आरोप लगाया कि निजी स्कूल जो कोरोना की वजह से फीस नहीं भर पा रहे पेरेंट्स, उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस और एग्जाम से नहीं बैठने दे रहे हैं, कुछ स्कूल एनुअल फीस भी बढ़ा रहे हैं। जी, इस पर क्या कहना है?
इस तरीके की कुछ शिकायतें जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में भी आई हैं, और मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने सब स्कूलों को नोटिस देके कहा है कि आप बताएं कि आप कितनी फ़ीस ले रहे हैं। तो स्कूलों की तरफ से ही हमने मांगा है कि आप बताएं आप कितनी फ़ीस ले रहे हैं, ताकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ये चीज़ देख सके कि वो फीस ट्यूशन फीस है या उसके अलावा भी वो फीस ले रहे हैं, तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, अब एक सवाल और है। इस वक्त दिल्ली दंगों को लेकर बहुत सी खबरें आ रही हैं, उसमें जिस तरीके के नाम आ रहे हैं और उमर खालिद से लेकर तमाम लोगों का लिंक भी जो है वो जोड़े जा रहे हैं ताहिर हुसैन का भी। आप लोग अभी तक के घटनाक्रमों को देखिए, आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सीधा इसके ऊपर एक टेक है। दिल्ली के दंगों के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग जिम्मेदार हैं, और इसके लिए कोई जांच की भी आवश्यकता नहीं है। पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल है कि कैसे उन्होंने दिल्ली के अंदर दो संप्रदायों के अंदर नफरत बढ़ाई, और इतनी नफरत बढ़ाई कि वहां पे दंगे हुए, और दंगों के अंदर भी उनका योगदान जो है वो सबको मालूम है। बाकी पुलिस वगैरह जो अपनी जांच कर रही है वो अब सबको मालूम है कि पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये सब लोग अब एक पॉलिटिकल विंग्स हैं। जैसे होता था ना यूथ विंग, विमेन विंग, ट्रेडर विंग, तो ये सीबीआई विंग ऑफ बीजेपी है, दिल्ली पुलिस विंग ऑफ बीजेपी है, इनकम टैक्स विंग ऑफ बीजेपी है। ये भाजपा की अभी शाखाएं हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी जो है अब न्यूनतम है, तो इनके बारे में कमेंट करने से कोई फायदा नहीं। आपके एक पूर्व पार्षद का नाम आ जी। रहा है, उमर खालिद से उनके संबंध आ रहे हैं। नाम तो कल को सौरभ भारद्वाज का भी आ जाएगा, तो अब किस किस के बारे में क्या क्या कहें, तो कल्पना है दिल्ली पुलिस की, किसी को भी कल्पना के अंदर ले सकते हैं, है ना। सर, रेलवे ट्रैक के किनारे बनी जो झुग्गियां हैं उनको हटाने की बात चल रही है, तो बीजेपी बार बार एक बात कह रही है कि इतने सारे मकान जो बने पड़े हैं जिनका कोई यूज हो नहीं रहा, खाली पड़े हैं, तो क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रही है। देखिए, भाजपा के नेताओं की समस्या ये है कि वो गरीब की समस्या को समझते ही नहीं है। जो झुग्गी कालका जी के अंदर बनी हुई है, उस झुग्गी में रहने वाली महिला कालका जी और गोविंदपुरी के लोगों के घर में आया का काम करती है। उसका पति ग्रेटर कैलाश के अंदर किसी आदमी के ड्राइवर का काम करता है। उसका पड़ोसी कालका जी के अंदर किसी अपार्टमेंट के अंदर प्रेस का काम करता है। आप कह रहे हो उनको नरेला में बसा दें, तो आदेश गुप्ता उनको नौकरी देंगे? जिन लोगों की वो गाड़ियां धोते हैं वो गाड़ियां आसपास की कॉलोनी की गाड़ी हैं। अब समस्या भाजपा की ये है कि इनको गरीबों की समस्या दिखती नहीं है, इनको ये बात समझ में ही नहीं आती है कि एक नीति है कि आप जिसकी झुग्गी उजाड़ेंगे उसको आप उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ही बसाएंगे। आप उसको 50 किलोमीटर के दायरे में बसा तो देंगे, वो फ्लैट ले लेगा, पहले लिए गए हैं, फिर वो फ्लैट को किराए पे देगा और वो फिर वहीं जहां पे झुग्गी थी वहां पे आके रहने लगेगा, क्योंकि उसका गुजर बसर तो वहीं है। तो ये समस्या है भाजपा की। भाजपा को इसके अंदर सिर्फ राजनीति करनी है। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया उसके कारण ये पूरी की पूरी समस्या जो है खड़ी हुई। लेकिन सर, आसान होगा 5 किलोमीटर के दायरे में बनाना, क्योंकि बिल्कुल, देखिए, जिस एजेंसी की जमीन है वो एजेंसी अपनी जमीन का 1/3 हिस्सा या 1/4 हिस्सा इन सीटू डेवलपमेंट के लिए देगा। वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, छोटे छोटे उनके फ्लैट्स बनेंगे, 1/3 या 1/4 हिस्से के अंदर उनके फ्लैट्स बन जाएंगे, बाकी जमीन उस एजेंसी को वापस मिल जाएगी। जैसे डीडीए है, रेलवेज है, जो भी एजेंसी है उनको वापस मिल जाएंगे। वो लोग भी खुश, ये लोग भी खुश। तो भाजपा को इसके बारे में सोचना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान। ये नहीं बोला था यहां झुग्गी और वहां मकान। अगर प्रधानमंत्री की नीयत साफ है और भाजपा की नीयत साफ है तो वो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे, कहे यहां झुग्गी वहां मकान। तो लोग कहते तो यहां क्या कहते, यहां समर्थन वहां वोट, है ना। तो क्या कर दें, उजाड़ दें, नरेला बसा दें उन्हें? समय किसने दिया? भगवान राम ने तो नहीं दिया ना उतर के। यहाँ पे इंसानों ने ही बनाया ना, तो कोर्ट भी समझेगा समस्या, है ना। कोर्ट समस्या समझेगा, क्योंकि कोर्ट को तो बसाना नहीं है उनको, वो तो सरकारों को बसाना है। तो सरकारें कोर्ट को समझाएंगी। ठीक है, थैंक यू।